बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वाष्पोत्सर्जन के बारे में, तो हमारा ये जो 7th चैप्टर है, 7th चैप्टर में 3 टॉपिक इंक्लूड किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट था वाष्पोत्सर्जन, सेकंड हम लोग बात करेंगे बिंदु स्त्राव, और फिर हम बात करने वाले हैं रस स्त्राव के बारे में। यहाँ हम बात करते हैं कि इंग्लिश टर्म्स है वो इजी होती है, हिंदी टर्म्स थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे आराम में हमें पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, तो भाई नाम से ही समझ में आती है पूरी की पूरी डेफिनेशन कि वाष्प का उत्सर्जन है वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वैसे ही यहाँ पे रहेगा कि बिंदु स्त्राव, तो बिंदु की फॉर्म में, मतलब जल का बिंदुओं के रूप में स्त्राव है वो बिंदु स्त्राव कहलाता है। तो सीधा सीधा हमें जो चीज़ समझ में आती है वो हमारे हिंदी नामों में है। जैसा कि आपको एक लीफ का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो लीफ के डायग्राम पे हम लोगों ने बात की थी कि ऊपर सरफेस होता है जो क्यूटिकल होती है, उस सरफेस सतह पे रंध्र पाए जाते हैं, उनसे जल वाष्प का उड़ना क्या कहलाता, वाष्पोत्सर्जन कहलाता। वैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे बिंदु स्त्राव के बारे में, लेकिन बिंदु स्त्राव में जल बूंदों के रूप में बाहर उत्सर्जित होगा, और वो भी कहाँ से, जहाँ पे ये मार्जिन वाला एरिया है, मतलब कट वाला एरिया, जो हम ये डिजाइन बना रहे हैं ना लीफ की, वो मार्जिन है यहाँ की, यहाँ पे कट पाए जा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं पे बूंदे पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, ठंड का टाइम आ रहा है, तो ठंड के टाइम में आप लोग देखिए कि जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 5:30-6 बजे के लगभग, तो बाहर जाके जब हम छोटे छोटे जो प्लांट्स है या हमारे जो घास लगी हुई होती है, धूप लगी हुई होती है, उसको बाहर जाके देखते हैं, तो उसकी लीव्स के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, जैसे कि हम लोग ने स्प्रे किया हो, ठीक है, लेकिन वो स्प्रे वाली बूंदें वो अपने आप से जनरेट हुई होती है लीव्स के ऊपर, ठीक है। तो वो जो बूंदों के रूप में जमाव है जल का, तो उसी को क्या कहते हैं, बिंदु स्त्राव कहते हैं। अब बिंदु स्त्राव आपके यहाँ पे डी बेरी नाम दे रखा है बुक के अंदर, जहाँ हम अस्पी की बात करें या संजीव की बात करें, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि बिंदु स्त्राव है उसकी खोज वर्गस्टीन ने की थी 1887 में, ठीक है। तो वर्गस्टीन है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है बिंदु स्त्राव के बारे में। अब हम देखते हैं बिंदु स्त्राव की डेफिनेशन क्या होती है। पादप के अक्षतिग्रस्त एवं पर्ण के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों में निष्कासन है वो बिंदु स्त्राव कहलाता है। अब यहाँ पे मैंने 2 बातें मेंशन की है, एक तो पर्ण के किनारे, भाई ये किनारे हो गए पर्ण के, ठीक है, इन पर्ण के किनारों के द्वारा, और एक है अक्षतिग्रस्त। अक्षतिग्रस्त मतलब उस पर कोई कट नहीं लगाया हमने, ये ओरिजिनल है, किसी टाइप का आर्टिफिशियली कट करके हम इससे पानी को बाहर नहीं लेके आ रहे हैं। जो हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियली हम लोग कोई कट लगा के उससे पानी को बाहर लाने का प्रोसेस करेंगे, वो पढ़ेंगे हम रस स्त्राव में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ बिंदु स्त्राव के बारे में, जो अक्षतिग्रस्त भागों से बाहर आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद भी बात करते हैं कि पत्तियों के किनारों पर विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें जल रंध्र कहा जाता है या हाइडे थोट्स बोल सकते हैं। अब आप डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मैंने एक पत्ती के किनारे का बनाया है, तो एक पत्ती के किनारे के डायग्राम में हम बात करें कि बीच में जहाँ ये शिरिकाएं आती हैं, ठीक है, इन शिरिकाओं को बनाया है, और इसके अंदर लिखा है कि यहाँ पे सामान्य उत्तक पाए जाते हैं, जाइलम पाया जाता है और जाइलम रस। और जाइलम रस हम लोगों ने देखा कि जाइलम रस का रसारोहण देख रहे थे, उस समय हम देख रहे थे कि खाली पानी है वो ऊपर सप्लाई नहीं होता, पानी के साथ में कार्बनिक, अकार्बनिक, लवण, शर्करा, ये सब चीजें क्या होती है, ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम रस, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये लीफ के बाहर वाली जो है सेल्स, इनको बोलते हैं अधिष्ठान, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाहर उक्तोचा पाई जाती है जिसको क्यूटिकल बोला जाता है। तो ये तो हो गई यहाँ पे बात। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे खाली जगह बनाई है, वो क्या होती है, जल गुहा। तो आप देखिए कि यहाँ से जल कंटिन्यूसली बाहर की, ये ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, मतलब इन किनारों की तरफ आता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यदि जब वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा तो साइड में जो लीफ की हरित लवक वाली सेल्स थी उनको पानी की और रिक्वायरमेंट रहेगी, उस कंडीशन में तो पानी है वो इधर से ले लिया जाता है। लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, लेकिन जल का अवशोषण है कंटिन्यूसली होता जा रहा है, तो ये शिरिकाएं क्या करेगी, इस जल गुहा में जल को डाल देगी और ये यहाँ से बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, जल रंध्र कहते हैं। और जल रंध्र के बाहर की तरफ आपको जो द्वार कोशिकाएं बनी हुई दिख रही है, तो हम लोगों ने देखा था कि वहां द्वार कोशिकाओं में हरित लवक पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ की द्वार कोशिकाओं में देखेंगे किसी तरह का कोई हरित लवक नहीं पाया जाता, इसलिए इन द्वार कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, असक्रिय द्वार कोशिका।
अब देखिए यहाँ पे जो जल गुहा है, जल गुहा के नीचे कुछ ढीले ढीले बंधे हुए उत्तक पाए जा रहे हैं, मतलब कुछ मृदुतक कोशिकाओं के समूह पाए जा रहे हैं। इन मृदुतक कोशिकाओं के समूह को यहाँ कहा जाता है एपिथेम। तो आप लोगों को डायग्राम में वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी में आप देखिए कि पत्तियों के किनारों पर पाए जाने वाले विशेष रंध्र हैं, उनको हम जल रंध्र कह रहे हैं। इंग्लिश में हाइडेथोड कहा जाता है, तो मैंने हिंदी में मात्रा लगा के लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में ये रंध्र सदैव खुले रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन में बात किया था कि वाष्पोत्सर्जन में दिन के समय खुलते हैं, रात्रि के समय ये बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान में रखना है, जो जल रंध्र होते हैं वो कंप्लीट ऑलवेज वो है ओपन रहेंगे, सदैव खुले रहते हैं। अब बिंदु स्राव की क्रिया होती कब है? तो बिंदु स्राव की क्रिया जैसे हम लोगों ने वाष्पोत्सर्जन की क्रिया देखी थी कि दिन में होती है, रात को नहीं होती। उसी समय यहाँ पे देखिए कि बिंदु स्राव है वो मध्य रात्रि में होता है और जल्दी सुबह के समय होता है। जल्दी सुबह के समय वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ना रात को वाष्पोत्सर्जन होता, लेकिन पानी का अवशोषण तो कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस बनती है बिंदु स्राव होने की, जो कंडीशंस है वो देखिए आप कि जब जल का अवशोषण अधिक हो रहा है तो जल तो कंटिन्यूसली ऊपर आ रहा है, रूट्स अपना काम तो रोकेगी नहीं। रूट्स को तो ये पता भी नहीं चल रहा कि अंधेरा हो गया या सूर्य का प्रकाश है, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे है, उनके तो ऑलवेज क्या है, अंधेरा ही है, ठीक है। तो जल का अवशोषण है वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा। और वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो छिड़काव में जल की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जल की क्वांटिटी को रिमूव किया जाना जरूरी होता है। उसके लिए यहाँ पे बिंदु स्राव पाया जाता है। यह क्रिया मूल दाब के कारण होती है। हम लोग देखेंगे बिंदु स्राव के लिए जितने भी प्लांट्स है वो मोस्टली हम लोग 4 फीट तक ही बात कर सकते हैं, इससे ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि मूल दाब का जो मेजरमेंट है वो हम लोग 4 फीट तक ही बोलते हैं। उसके ऊपर वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण पानी है वो ऊपर तक जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ऐसे नहीं है कि हम एरोप्लेन से जाके हम पाम ट्री पे जाके देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बिंदु स्राव हो रहा है या नहीं हो रहा। वाष्पोत्सर्जन तो होगा, बिंदु स्राव को वहाँ पे देखने के लिए, वहाँ देखने के लिए नहीं जाना हमें। जो लोअर प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उनकी लीव्स पे हम बिंदुओं का स्राव है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा बिंदु स्राव। फिर एक छिद्र पे पाई जाने वाली द्वार कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, और हरित लवक के नहीं पाए जाने के कारण वो अक्रिय रहेगी और कोई क्रिया नहीं करेगी, ना कोई खुलने और ना कोई बंद होने की उनका कोई वर्क रहेगा इस टाइप से, ठीक है। छिद्र के नीचे ढीले बंधे हुए उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें एपिथेम कहा जाता है, और वो बहुत ही कोमल होते हैं। मृदुतक कोशिकाएं वो वैसे भी कोमल होती है, और उत्तक के फॉर्म में ये थोड़ा सा ग्रुप बनाती है, लेकिन ये ढीली ढीली बंधी हुई है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये कोमल रहेगी और इसमें भी हरित लवक नहीं पाया जाएगा। ये आप लोग चीज मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करें एपिथेम व रंध्र के बीच में जल गुहा उपस्थित होती है भाई यहाँ पे जल गुहा दिखाई दे रही है। इस जल गुहा में जल इकट्ठा होता है और जल रंध्र के द्वारा आउट हो जाएगा, ये बूंदों बूंदों के फॉर्म में। जल शुद्ध नहीं होता, हम कह रहे हैं भाई जल निकल रहा है, जल निकल रहा है, जल नहीं निकल रहा है, यहाँ से जाइलम रस निकल रहा है, लेकिन हमें वो दिखाई कैसे देगा, जल के फॉर्म में, जिसके अंदर घुलनशील अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए किसमें लिखा है कि उसमें अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसमें हम बात करें कुछ अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्जिन, लवण, शर्करा इत्यादि है वो जल के साथ में घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये बात हो गई, लेकिन आप कहोगे कि मैम उसमें तो सिर्फ जल ही दिखाई देता है, आगे ये सब चीजें दिखाई तो नहीं देती। दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि वो घुलनशील अवस्था में रहती है, लेकिन जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन के समय क्या होगा, पानी है, पानी को क्या कर लेगा, वो जल वाष्प के रूप में ऊपर लेके चला जाएगा पानी को। लेकिन जो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं ये लीफ के ऊपर जमी रह जाएगी, और इनके जमी रहने से सूक्ष्म जीवों से भी इसकी सुरक्षा होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन हमने शाकीय पौधों में भी देखा, और जो टेरेस्ट्रियल मरुद्भिद पादप थे हम लोगों ने उनमें भी बात की। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उदाहरण के लिए मुख्यतः खाली शाकीय पौधों में बिंदु स्राव देखा जाता है, जिसमें घास, टमाटर, बालसम, नॉस्टर्सियम, और यहाँ पे एक और प्लांट है कोलोकेशिया। और कोलोकेशिया सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग कह रहे हैं कि भाई पानी है, पानी बाहर की तरफ निकल रहा है एक नाइट में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एक नाइट में कितना पानी उत्सर्जित हो जाता है यहाँ प्लांट से, तो हम बात करेंगे 100 मिलीलीटर पर नाइट, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये जो केलोकोशिया है ये क्या है, मैक्सिमम बिंदु स्राव करता है, ये करता है 200 मिलीलीटर पर नाइट, एक नाइट में 200 मिलीलीटर जल का स्रावण है वो करता है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जाइलम रस के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बिंदु स्राव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिंदु स्राव को और अच्छे से समझने के लिए आपको इसका कंपैरिजन करना पड़ेगा वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव के बीच में क्या अंतर पाया जाता है, और हम लोग देखेंगे कि रस स्राव है वो क्या है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे बिंदु स्राव के बारे में, और मैंने कहा कि बिंदु स्राव को और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आपको वाष्पोत्सर्जन के बीच में इनका अंतर है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने लिखा है बिंदु स्राव और यहाँ मैंने लिखा है वाष्पोत्सर्जन। आप इसी तरह से आपके बुक में अवेलेबल नहीं मिलेगा ये, लेकिन आप इसी तरह से आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आपको हर चीज़ें हैं वो समझ में आ जाए। तो यहाँ देखिए कि जल का बूंदों के रूप में स्त्रावण हो रहा था, यहाँ पे किसकी फॉर्म में है, जल वाष्प की फॉर्म में स्त्रावित हो रहा है। वहाँ जल रंध्रों द्वारा मतलब हाइडेथोड्स के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रंध्रों के द्वारा, जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और बहुत सारे रंध्रों को स्ट्रोमेटा कहा जाता है। जल के साथ जल है वो प्योर मात्रा में नहीं निकल रहा था, जल कैसे था, जल के साथ लवण, शर्करा और अमीनो एसिड भी घुलनशील थे, लेकिन यहाँ पे शुद्ध जल वाष्पित होता है। ये केवल शाकीय पौधों में पाया जा रहा था, जो शाकीय पौधे हैं, लेकिन ये शाकीय और काष्ठीय दोनों पादपों में पाया जाता है। ये जो बिंदु स्राव होता है वो मध्य रात्रि के समय होता है और सुबह के समय होता है, लेकिन यहाँ पे हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो ये दिन के समय होता है जब अधिक टेम्परेचर रहता है, मतलब सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पादप पे पड़ेगी उतना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा। इसमें विसरण नहीं पाया जाता, यहाँ पे विसरण पाया जाता है, विसरण तो आपको ध्यान में होगा ही। उसके साथ हम बात करें कि जल के अवशोषण एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है कि जल कंटिन्यूसली अवशोषित होता जा रहा है और बाहर की तरफ क्या है, आर्द्रता पाई जा रही है, इस पे ये निर्भर करता है। और ये किस पे करेगा, यह रंध्रों में पाई जाने वाली गति पे निर्भर करता है कि रंध्र कब खुलेंगे कब बंद होंगे, उसी कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन होता है। यह तापमान का नियंत्रण नहीं करता, मतलब कि हम लोग किसी तरह से नहीं देखेंगे, जैसे हमने पसीने वाली ग्रंथि की बात की थी ना कि पसीना निकलता रहता है तो हमारा तापमान है वो कंट्रोल रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, यह पादप के तापमान को नियंत्रित रखने का काम करता है। ये मूलदाब के द्वारा प्रभावित है, ये मूलदाब के द्वारा प्रभावित नहीं है। इसमें द्वार कोशिकाएं किसी प्रकार का कार्य नहीं कर रही, ना कोई खोलने का ना कोई बंद करने का, क्योंकि जल रंध्र है वो ऑलवेज ओपन ही रह रहे हैं। द्वार कोशिकाओं का कार्य पाया जाता है, यह तेज गति से होने वाली प्रोसेस है और ये स्लो गति से होने वाली प्रोसेस है। तो यहाँ आपको बिंदु स्राव और वाष्पोत्सर्जन है, वाष्पोत्सर्जन का यहाँ पे इज रिवीजन हो गया आपका, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके साथ में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है रस स्त्राव। रस स्त्राव, यहाँ हम बात करें ब्लीडिंग के बारे में, ठीक है। तो हम नॉर्मली भी ये वर्ड यूज करते हैं ब्लीडिंग वर्ड, कि भाई हमारे यहाँ पे कोई चोट लग गई, तो चोट लग गई तो यहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। लेकिन पादपों में कोई ब्लड तो निकलना नहीं है, लेकिन उसमें से क्या निकलना है, जाइलम रस। कि मान लो यहाँ पे एक इस जमीन से जस्ट नीचे जड़ पाई जा रही है, जड़ों से जो जाइलम रस है उसका स्रावण ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, और वही ऊपर चलते चलते पादप पे हमने कट लगा दिया एक, ठीक है, तो कट लगा दिया तो जाइलम रस है वो ऊपर की तरफ जाके नहीं आके साइड से वापस निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने यदि साउथ मूवीज देखे, यदि साउथ साइड में आप लोगों ने देखा है जहाँ पे रबड़ और के बड़े बड़े प्लांट्स पाए जाते हैं, पाम ट्रीज पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और उस पे एक टेढ़ा कट लगा के एक जैसे कोई मटकी है वो बांध दी जाती है, जिसमें वो रस है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि पादप के क्षतिग्रस्त व कटे भागों से जल का बाहर आना, या हम बोल सकते हैं कि जाइलम रस का बाहर आना रस स्त्राव कहलाता है। लेकिन आप ध्यान में रखना कि हम लोगों ने बात की बिंदु स्त्राव में किसी प्रकार की क्षति नहीं है, अक्षतिग्रस्त था, लेकिन यहाँ पे कैसा होगा, क्षतिग्रस्त भाग होगा। मूलदाब इसको भी प्रभावित करता है, मूलदाब उसको भी प्रभावित कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो कट लगाया जाता है वो तने में बहुत नीचे की तरफ लगाया जाता है, ऐसे नहीं कि तने को बहुत ऊपर जाने के बाद में कट लगाया, क्योंकि ऊपर होता है वो वाष्पोत्सर्जन खिंचा होता है। ये मूलदाब पे आधारित घटनाएं हैं, बिंदु स्त्राव भी और रस स्त्राव भी। इसका मापन है वो मरकरी मैनोमीटर के द्वारा किया जाता है। उदाहरण में हम बात करें रबड़ जो लैटिक्स कहलाता है, ठीक है। अब ये लैटिक्स कैसा होता है,
ये वाइट कलर का चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उससे हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं, ठीक है। रेजिन है वो प्राप्त किया जाता है, टोडी प्राप्त किया जाता है, या इसको ताड़ी भी बोला जाता है। टोडी एक पेय पदार्थ है जो दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। तो हम देखते हैं कि टोडी रस हो गया, या हम लोग दक्षिणी भारत में सबसे ज़्यादा लंबे लंबे पौधे देखते हैं, पहाड़ी इलाकों में देखते हैं, तो वहाँ पे कट लगा के हम किसी भी चीज़ का श्रावण कर रहे हैं तो वो हमारे रस स्त्राव कहलाता है। तो इस टाइप से आपका रस स्त्राव और बिंदु स्त्राव, वाष्पोत्सर्जन, ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है कि हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग पोर्शन बनाया जा रहा है, तो आप लोग है अपने नोट्स वो अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने टेलीग्राम पे आपको कुछ नोट्स है वो प्रोवाइड करवाए हैं। जितना यहाँ पे मैंने लिखा है उतना सफिशिएंट है आपको पढ़ने के लिए बोर्ड के लेवल से। इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन का महत्व है और वाष्पोत्सर्जन में प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन वो मैंने आपको वाष्पोत्सर्जन के साथ में फिर भी समझा दिए थे। देन हम लोग बात करेंगे खनिज पोषण के बारे में। खनिज पोषण है वो किस तरह से पाया जाता है, और पादप कार्यकी की यूनिट है, सेकेंड यूनिट चल रही है हमारी यहाँ पे, तो ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। 2 चैप्टर्स और बचे हैं इसके, वो मैं अभी इन्हीं 2-3 दिन में करवा दूंगी आपको कंप्लीट। तो आप लोग है कि आपको यदि यूज़फुल लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियोज़ है वो शेयर कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।